ओके बच्चे, फ्रिक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ़ इंक्लाइन प्लेन। मीन्स अगर एक बॉडी रफ़ इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है, स्लाइड कर रही है, तो एक्सेलरेशन उसकी कितनी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, उसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया। लेट करते हैं थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एक बॉडी कंसिडर की जिसका मास m है और वो a वेलोसिटी के साथ इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मूव कर रही है। तो इस बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। लेट W इज़ इक्वल टू mg, और इस वेट की उसे रिएक्शन मिलेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ये थीटा एंगल है इस लाइन और इसके बीच में, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर के भी बीच में एंगल थीटा ही होगा। तो जब मैं इसे पीछे को प्रोड्यूस कर देती हूँ तो ये जो है ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ये mg cos थीटा और इधर आएगा mg sin थीटा। क्योंकि बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे को एक्सेलरेट कर रही है तो यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन F के, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो mg sin थीटा का कंपोनेंट बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू F के। नॉर्मल रिएक्शन के बिल्कुल ओपोजिट है mg sin थीटा। सो कंसिडरेशंस प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। लेट m बी द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ स्लाइडिंग डाउन ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। लेट म्यू के बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस मीन्स इंक्लाइंड प्लेन एंड द बॉडी। लेट a बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो इक्वेटिंग, पहले वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग वर्टिकल कंपोनेंट्स वो कौन से हैं, r जो है वो mg cos थीटा के इक्वल है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सॉल्विंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेकिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू कंसिडरेशंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इन कंसिडरेशंस, टेकिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन कंसिडरेशंस। तो देखिए इधर को लग रहा है mg sin थीटा और ओपोजिट है F के, और बॉडी का मोशन इधर है विद ए फोर्स F इज़ इक्वल टू m में। तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कंपोनेंट बड़ा है क्योंकि मोशन इधर है, सो mg sin थीटा और काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ इक्वल टू m इंटू a, दिस इज़ फोर्स। फाइन, जिसकी वैल्यू से बॉडी इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है। वी नो दैट एफ के इज़ इक्वल टू म्यू आर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पुट 3 in 2, तो वैल्यू क्या बनेगी, mg sin थीटा माइनस म्यू के आर इज़ इक्वल टू m a। फाइन, पुट द वैल्यू ऑफ r, mg sin थीटा माइनस वैल्यू ऑफ r is mg cos theta is equal to m a. Fine, m is common in each equation, so m will be cancel. वैल्यू बनेगी m, बाहर निकाल दिया, g sin थीटा, g भी इन दोनों में कॉमन है, तो g भी टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इज इक्वल टू m। m से m कैंसिल, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा minus mu k cos theta. So this is required value of acceleration when a body is moving downward over an inclined plane. Fine. When the surface is not rough, suppose surface is very smooth, means no frictional force is on the surface and the body, so value of acceleration a is equal to g sin theta, because when the body is smooth coefficient of friction is 0, so value of acceleration is only g sin theta. फाइन, नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी जब ऊपर जाएगी तो कितनी एक्सेलरेशन होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन इट मूव्स अबव ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो उसके लिए हम क्या कंसिडरेशन कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस अगेन लिया, इंक्लिनेशन ले ली,
एक ब्लॉक रखा जिसका मास m है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट mg डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रही है। इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अगेन लेट दिस इज mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा। फाइन, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो मैंने यहाँ पे भी बनाया और यहाँ पे भी बनाया। तो अब बॉडी का जो मोशन है वो ऊपर को है, बॉडी ऊपर को जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे F लग रहा है। तो अगर बॉडी ऊपर को जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नीचे को लगेगा। ये जो फ्रिक्शन है उसे हम F के लिख देते हैं कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अगेन बॉडी पे कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट W इज इक्वल टू mg जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, R इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F के एक्टिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, F के जो है वो नीचे को लग रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन। और फिर हमने क्या किया, mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। mg इज़ रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। एक था mg, फर्स्ट इज़ mg cos थीटा, कहाँ को लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। और mg जो cos थीटा है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। mg sin थीटा एक्ट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? पहले r इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये इक्वेशन हमने वर्टिकल कंपोनेंट से बना दी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, दे विल ऐड mg sin थीटा प्लस एफ के इज इक्वल टू एफ। ठीक है, जो फिर वैल्यू पुट कर देते हैं mg sin थीटा। एफ के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू म्यू के, और आर की जगह mg cos थीटा, दिस इज़ इक्वल टू एफ। ठीक है, तो mg कॉमन और वैल्यू बनेगी sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, और एफ होता है m a के इक्वल, m से m कैंसिल। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन निकल गई। अगर बच्चे हमें पूछा हो कि वर्क डन निकालो कि बॉडी को कितना काम करना पड़ेगा ऊपर इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर जाने के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट करते हैं बॉडी ने s डिस्टेंस कवर किया एक पोजीशन से चेंज होकर दूसरी पोजीशन में जाने में, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू ये होएगी। फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, W इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये फोर्स बन जाएगा, तो mg sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा साथ में s। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। फाइन, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट। रोलिंग फ्रिक्शन का मीनिंग है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, when one body rolls over the surface of other body, then the friction is called rolling friction। ठीक है, तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन का कंसेप्ट है ये कैसे आया? when one body rolls over the surface of other, fine, for example when a wheel rolls over the road and wooden block or something which is rolling, या wooden wheel rolls over the surface of other, तो तब रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है ना ये ऑलवेज लेस देन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी रोल करती है तो रोल करते हुए जो कुछ पार्ट है वो नीचे को डिप्रेस हो जाता है और फिर एक राइज आता है। सपोज़ व्हील ऐसे था, तो जहाँ पे व्हील हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा वो जो नीचे का पार्ट है कुछ प्रेशर की वजह से डिप्रेस्ड हो जाएगा और फिर आगे फ्रंट में आते हुए एक बम्प सी बन जाएगी। तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना वो किसी के पॉइंट पर होता है। अगर जैसे वुडन ब्लॉक होगा उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो इसलिए कम होता है क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम पॉइंट पे लग रहा है या सिंगल पॉइंट पे लग रहा है। तो ये था कॉज रोलिंग फ्रिक्शन का।
इसीलिए सारे जो व्हील्स हैं सर्कुलर होते हैं, सारे व्हील्स स्फेरिकल या सर्कुलर शेप के होते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन कम होता है। फाइन। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मेथड्स हैं वो क्या है रिड्यूस करने की फ्रिक्शन। उससे पहले एक दो एग्जांपल और देख लीजिए रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन की फ़र्स्ट एग्जांपल, जो व्हील्स हैं सारे वो इन्फ्लेटेड होते हैं। इन्फ्लेटेड मतलब उनके बीच में एयर भरी होती है, सारे ट्यूब्स व्हील के अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं जिसमें हवा भरी होती है। तो उनको ड्राइव करना बाइसिकल को इजी होता है जब टायर्स में हवा भरी होती है। उसका रीज़न क्या है कि जब हवा भरी होती है, हवा के भरने के साथ जो एक्चुअल कांटेक्ट है टायर्स का ग्राउंड के साथ, एक्चुअल कांटेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके रिड्यूस होने से जो अपोजिंग फोर्स है जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो पैडल मारना इजी हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल है, इट इज़ ईजियर टू ड्राइव बाइसिकल व्हेन और द टायर्स ऑफ इट आर फुली इन्फ्लेटेड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि व्हेन टायर्स आर फिल्ड विद एयर, द एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस विल reduce. Fine. Hence the contact force oppose the motion of the bicycle, क्योंकि अगर फोर्स आगे को लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को लगेगा, तो दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स बन रहा है वो अपोज करेगा बाइसिकल के मोशन को, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स भी रिड्यूस हो गया, तो बाइसिकल के पेडल को मारना ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल सुनिए। और तो जब रोलिंग फ्रिक्शन होता है वी कैन सेव पेट्रोल। पेट्रोल मीन्स या एनर्जी हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर फुली इन्फ्लेटेड फॉर द सेम रीज़न आई डिस्क्राइब्ड अबव, area of contact and contact forces will reduces, therefore decrease in the rolling friction. So when rolling friction decreases, engine of the vehicle do some less work against friction forces. So when work done, we can reduce work done, we can it will reduce the consumption of the petrol and fuel. Fine. So how can we reduce friction? Next concept is methods to reduce friction. This is important. फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ बाय लुब्रिकेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ बाय लुब्रिकेशन वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन का मतलब क्या है? जो सरफेस है, सरफेस की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो ऑयल और ग्रीस जब हम मशीनरी में डालते हैं तो एक तो उसकी इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो फिल हो जाती हैं, उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। एक कांटेक्ट जो होता है ना सॉलिड और सॉलिड का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड एंड फ्लूइड्स। मीन्स सॉलिड और सॉलिड में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो ज़्यादा लगते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड एंड सॉलिड एंड फ्लूइड they are less than the friction between two solid bodies. So friction get reduced by lubrication, क्योंकि lubrication से एक फ्लूइड की लेयर बन जाती है, तो अगर कोई बॉडी या मशीन का पार्ट इसके ऊपर आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्सेस रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड है बाय पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का भी अगेन सेम रीज़न, पॉलिशिंग करने से सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो फिलअप हो जाती हैं। सो बाय देयर रिड्यूसिंग देयर इंटरलॉकिंग। मैंने आपको कॉज ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल्स इंटरलॉक्ड हो जाते हैं दूसरे सरफेस जब इसके ऊपर आता है, तो पॉलिशिंग से इरेगुलरिटीज़ फिल हो जाती हैं, तो इंटरलॉकिंग रिड्यूस हो जाती हैं, तो फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। फाइन। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया बाय लुब्रिकेशन, सेकंड पॉइंट बताया बाय पॉलिशिंग, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मींस जो मटेरियल हम किसी चीज़ को बनाने के लिए चूज़ कर रहे हैं हम उसकी प्रॉपर सिलेक्शन करें। जैसे फ्रिक्शन जो है वो आयरन के व्हील का और कंक्रीट की रॉड के बीच में बहुत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू रबर बॉल। रबर का आयरन और रबर में अगर हम कंपैरिजन करें तो आयरन और इस कंक्रीट में फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू रबर व्हील एंड कंक्रीट।
फाइन। तो इसीलिए टायर्स जो हैं वो रबर के बने होते हैं और उन्हें सॉफ्ट रिम के ऊपर कवर कर दिया जाता है रबर को, ताकि उनकी स्ट्रेंथ भी बनी रहे। तो हम मटेरियल जिस चीज़ को बना रहे हैं उसकी प्रॉपर सिलेक्शन करके उन मटेरियल्स को यूज़ करें जिनसे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। फाइन। एक प्रोसेस है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कि शेप को ध्यान में रखा जाए। तो शेप को ध्यान रखना मीन्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग शेप। मटेरियल को स्ट्रीमलाइन कर दो मीन्स उनकी शेप आगे से ऐसी सी बना दो जिसे हम बोलते हैं फिश लाइक शेप। ठीक है। सारे जो एरोप्लेन्स हैं, कार्स हैं, इनकी जो शेप्स हैं, जेट्स भी इवन, सबमरीन्स, एरोप्लेन्स, इनकी शेप ऐसी होती है सिगार लाइक या फिश लाइक। इससे क्या होता है, प्रॉपर शेप देने से एयर और लिक्विड स्लाइड्स और रशेज अराउंड द बॉडी इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट डायरेक्टली। मीन्स जैसे एयर आ रही है, सपोज ये एरोप्लेन है, एयर आ रही है, एयर आएगी तो वो बॉडी पे हिट डायरेक्टली नहीं करेगी, कुछ साइड से भी निकल सकती है। ऐसे ही अगर सबमरीन्स है तो फ्लूइड आएगा, तो वो जो ये हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये रश अराउंड द बॉडी इंस्टेड ऑफ हिटिंग इट डायरेक्टली। सो बाय चूजिंग अ प्रॉपर शेप, दिस शेप वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो रोलिंग बॉडी है और जो सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी ने मूव करना है उसको हार्ड कर दो, मटेरियल को हार्ड कर दो। जैसे फ्रिक्शन जो है वो रेलवे के व्हील्स में और रेल्स में, व्हील्स में ट्रेन के और रेल मतलब पटरी के बीच में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हमने उसको आयरन का बना दिया। तो अगर मटेरियल हार्ड होगा तब भी फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही बच्चे और भी एग्जाम्पल हैं, आप इनको डे टू डे लाइफ में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो और बुक से भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। मीन्स फ्रिक्शन ज़रूरी है और ख़राब भी है। मीन्स फ्रिक्शन की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज भी हैं। हाँ बच्चे, हम अपनी लाइफ को जो है ना बिना फ्रिक्शन के इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स है और इसकी अगर ये ना हो तो सारा मोशन रुक जाए और अगर ज़्यादा हो जाए तब भी मोशन रुक जाएगा। तो मीन्स फ्रिक्शन एडवांटेज भी है और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम पहले पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस कि ये कहाँ पे डिसएडवांटेजेस कहाँ पे ये बॉडी के मोशन को ख़राब करता है। तो फ्रिक्शन की वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से जो मशीन के पार्ट्स हैं उसमें वियर एंड टियर होती रहती है। मीन्स कि मशीन के पार्ट्स जो हैं वो टूटते रहते हैं क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और मशीन जो है वो बर्न भी हो सकती है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट मूविंग पार्ट्स। ठीक, जो फ्रिक्शन है ना उसकी वजह से कुछ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो अपोजिंग फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से बॉडी गर्म हो जाएगी और कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो ये उसका भी डिसएडवांटेज हुआ। नेक्स्ट, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना उसकी वजह से सारे व्हीकल्स की, बस कार की जो स्पीड है वो रिस्ट्रिक्ट रहती है। एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही बॉडीज़ मूव कर पाती हैं क्योंकि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होते तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है और इतनी एक्सेस में हो जाती, वो फिर से डिसएडवांटेज हो जाती। फाइन। तो जो एफिशिएंसी है मशीन की वो भी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। एफिशिएंसी गेट डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। फाइन। अब हम इसकी एडवांटेज देखते हैं। फ्रिक्शन की एडवांटेज ये है कि मैं अगर कॉपी पे लिख पा रही हूँ तो पेन और इस नोटबुक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रहे हैं। मींस अगर जैसे मुझे कुछ सिंबल ड्रॉ करना है तो मैं छोटे छोटे पॉज लूँगी, मैं शेप देने के लिए ऐसे छोटे पॉज ले रही हूँ।
तो ये मैं तभी ले पा रही हूँ अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है। चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखना हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, पेन के टिप और नोटबुक के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स है, टायर्स और रोड के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से मोशन रुक पाता है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो व्हील जो है वो स्किड कर जाते हैं अगर ब्रेक अप्लाई होती। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही व्हील्स की स्किडिंग रुक जाती है। ठीक है, मीन्स कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरियस डिसएडवांटेजेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पार्ट विद इट, मीन्स हमें चाहिए भी और इसका नुकसान भी है। देयरफॉर फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल। फाइन, थैंक यू।